हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने YouTube चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचएड पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। आरोह भाग 1 हमारा समाप्त हो चुका है, आरोह भाग 2 समापन की ओर है। इसके पश्चात हम वितान करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी इस कक्षा को हम शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पाठ्यक्रम में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका एक निबंध जो है वो प्रकाशित यानी छपा हुआ है। ठीक है, उस निबंध से को पढ़ने से पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे तो रामचंद्र जो शुक्ल हैं उस युग के ही कवि हैं। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आचार्य शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं उन स्थापनाओं को तर्क सहित यदि कोई खंडित करता है तो वो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। उसके पश्चात बहुत से अन्य जो इतिहासकार आए उन्होंने ऐसा काम भी किया है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ सन 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा हो चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, इनका जन्म भी कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं ये सारे के सारे देखिए निबंध हैं। सबसे पहला जो निबंध है इनका अशोक के फूल, जिसका प्रकाशन हुआ था 1948 ईस्वी में। अशोक के फूल में ये आर्य संस्कृति पर प्रहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, कल्पलता, कल्पलता का प्रकाशन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क इसका प्रकाशन हुआ 1957 में। ठीक है, कुटज का प्रकाशन हुआ 1964 में। विचार प्रवाह इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। ठीक है, आलोक पर्व, आलोक पर्व का प्रकाशन हुआ था 1972 में। और इसी आलोक पर्व पर इन्हें क्या मिला था? 1973 में साहित्य अकादमी मिला था। इस बात पर को आप जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि साहित्य अकादमी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1973 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक पर मिला था? आलोक पर्व क्या है? इनका एक निबंध संग्रह है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये सारे के सारे इनके क्या है? निबंध संग्रह है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सारे निबंध संग्रह है। अब क्या आ जाते हैं इनके उपन्यास शुरू हो जाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है? ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये क्या है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इतिहास को आधार बनाकर के उपन्यास लिखा गया है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख इसका प्रकाशन हुआ था 1962 ईस्वी में। ठीक है, पुरातन इतिहास को ही आधार बनाकर के चारुचंद्र लेख भी लिखा गया। पुनर्नवा इसका प्रकाशन हुआ था 1973 में। पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष है 1973। और अनाम दास का पोथा इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। ठीक है, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो ऐतिहासिक रचनाएं हैं। ठीक है, सूर साहित्य, सूर साहित्य इन्होंने लिखा, ये आलोचनात्मक ग्रंथ था इनका। ये लिखा था इन्होंने 1976 ईस्वी में 1936 में प्रकाशित करवाया था। कबीर 1942 ईस्वी में। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर सिद्ध करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। कबीर को कबीर के रूप में यदि कोई स्थापित करता है, उसके पीछे यदि किसी का विशेष योगदान है तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी दृष्टि कबीर के प्रति कहीं ना कहीं संकीर्ण दिखाई पड़ती है, कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह उनके प्रति जो है वो शुक्ल जी के मन में दिखाई पड़ता है। उनको वो मतलब खंडन मंडन प्रवृत्ति के कवि लगते हैं, रहस्यात्मकता उनमें जो शुक्ल है उनको ज्यादा दिखाई देती है। और ये मतलब उनको मानते हैं कि उनकी युक्तियां चमत्कृत तो करती हैं लेकिन कोई उसके अंदर अभिव्यक्ति जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस तरह की बातें कबीर के बारे में आचार्य शुक्ल करते हैं। किंतु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो तो ये कहते हैं कि इनके जैसा जो क्रांतिकारी कवि है वो आज तक नहीं हुआ है। वाणी के डिक्टेटर हैं, वो कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, मतलब भाषा इनके सामने लाचार सी दिखाई पड़ती है।
वो भाषा से जो कुछ कहलवाना चाहे उसी रूप में कहलवा सकते हैं, बन पड़े तो सीधा सीधा, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा इनके सामने लाचार सी दिखाई पड़ती है। ये ऐसा किसके लिए कहते हैं? ये कबीर के लिए कहते हैं। कबीर के लिए वो उपमा देते हैं, सिर से पैर तक मस्त मोला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, बाहर से नारियल भीतर से नारियल बाहर से, मतलब नारियल की तरह दिखते हैं वो। और वो ये कहते हैं कि ऐसा निरही जो है वो हिंदी साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये भी कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि कबीर की उक्तियां चोट करने वाली हैं, और चोट खाने वाला धूल झाड़कर खड़ा चलने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं पाता। कबीर की उक्तियां चोट करती हैं, और चोट खाने वाला अपनी धूल झाड़कर चलने के अलावा कोई उपाय नहीं पाता। ये सारी बातें जो है वो कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर के लिए। ठीक है, तो कबीर को कबीर के रूप में स्थापित करने वाले कौन हैं? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये प्रकाशित हुआ था 1970 में, नाथ संप्रदाय 1950 में। ये सारे क्या है? इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना, इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में। कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन कहीं 1952 मिलता है, कहीं 1953 मिलता है। ठीक है, और ये क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनके 5 भाषण थे, उन भाषणों का संग्रह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। बिल्कुल पतली सी किताब है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1940। ठीक है, ये इनकी पहली साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन हुआ था 1952 में। ठीक है, और फिर ये सारे आलोचनात्मक साहित्य इतिहास हैं। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ये सारे संपादित इनके ग्रंथ है। और विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो शांति निकेतन एक पाठशाला थी वहां से निकलती थी। ठीक है, एक संस्था की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को ये अपना आदर्श मानते थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरस्कार व सम्मान साहित्य अकादमी मिला था इनको आलोक पर्व पर। कब मिला था? 1973 में। ठीक है, 1973 ईस्वी में मिला था। आलोक पर्व का प्रकाशन हुआ था 1972 में। साहित्य अकादमी 1973 में मिला था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से भी ये नवाजे गए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1955 ईस्वी के अंदर राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। तो उस राजभाषा आयोग के जो सदस्य थे, उन सदस्यों में से एक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्यों में भी शामिल थे। ठीक है, सन 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी डेफिनेशन है, क्योंकि आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनकी साहित्य इतिहास लेखन दृष्टि जो है वो मानवतावादी, परंपरावादी मानी जाती है। ठीक है, ये परंपरा को लेकर के चलते हैं। इसी परंपरा के आधार पर ये नाथ साहित्य से प्रभावित मानते हैं संत साहित्य को। ठीक है, तो परंपरा में ये चीजों को समझना जो है वो बहुत जरूरी समझते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, कि जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, उसकी आत्मा को तेजो उद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कि वो क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, कि साहित्य का उद्देश्य केवल कोरी बातें करना नहीं होना चाहिए, साहित्य के माध्यम से मनुष्य में कुछ बदलाव भी दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म जो है वो भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है।
भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं वे उनके साहित्य के इतिहास के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता। देखिए यहाँ ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। देखिए, चाहे वो जो है आपका शिरीष के फूल लिखते हैं, चाहे वो अशोक के फूल लिख रहे हैं, चाहे वो कुटज लिख रहे हैं, चाहे वो कल्पलता लिख रहे हैं, उन सभी में क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को वो दर्शाते हैं। और लिखने की शैली जो है वो लालित्य पूर्ण इनकी शैली है, यानी कि ऐसी शैली में लिखते हैं निबंध हमें निबंध नहीं लगते, पढ़ते समय हम बोर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ, मतलब चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे प्राकृत है, अपभ्रंश है, बांग्ला है, उन सब का साहित्य, ठीक है, इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में, मतलब ये जो है वो हर एक भाषा के साहित्य की बात करते हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं, उसकी संस्कृति की, उसके धर्म की, उसके दर्शन की, पूरी तरह से उसकी गहराई में जाते हैं और अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट होते हैं। मतलब उनकी रचनाओं में उनका अगाध पांडित्य दिखाई पड़ता है। अगाध पांडित्य का मतलब क्या है कि पूरी तरह से वो लगते हैं कि बहुत एक विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वता उनकी झलकती है। मानवतावादी उनकी सर्जना है, यानी कि वो कहते हैं कि मैं उस साहित्य को श्रेष्ठ ही नहीं समझता जो मनुष्य की भावनाओं को न समझता हो। आलोचना की उनमें क्षमता है, आलोचना की भरपूर क्षमता है। वो आचार्य शुक्ल के जो स्थापनाएं हैं उनका खंडन मंडन तर्क सहित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार, मतलब कि ज्ञान को बोध मतलब क्या है कि ज्ञान जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आप समझा सके दूसरे को और दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। पांडित्य की सहृदयता मतलब जो विद्वान व्यक्ति है उसको साथ साथ क्या होना चाहिए, सहृदय भी होना चाहिए। एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, मतलब आप जब हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे तो बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी विचार उनके पाएंगे। कथन का लालित्य मतलब उनके कथन जो है वो विद्वतापूर्ण है, तेजस्विता से भरपूर है, किंतु कहीं पर भी हमें उलझाते नहीं है, बोर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर कथन है। और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। कबीर क्या है, यथार्थ की बात करते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ जो हैं वो जागरण की बात करते हैं और तुलसी जो है वो समन्वय की बात करते हैं। तो इन सारे के सारे जो हैं वो इसमें एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है, उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति के देन नहीं है। देख लिए वही बात आ गई, ये अशोक का फूल जो निबंध संग्रह है वो इस बात पर निर्भर है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति के देन नहीं है, ठीक है, बल्कि समय समय पर उपस्थित जो अनेक जातियां हैं उनके श्रेष्ठ जो साधन थे उनके लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अनेक संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। उनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं यह जीवन भी सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानते हैं, रचते हैं और सामंजस्य में समाधान खोजने का प्रयास करते हैं।
वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाण भट्ट की प्रेमिका होती है निपुणिका। ठीक है, उस निपुणिका के माध्यम से जो है वो अपनी मतलब की भावना को दर्शाते हैं। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है। मतलब कि सबसे पहले वो किसको स्थान दे रहे हैं? मानवता को दे रहे हैं, लोक को दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी हैं, यानी कि द्वितीय स्थान पर रखते हैं। मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार, वे समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों, कबीर से हिंदी साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। देखिए, नाथों, सिद्धों मतलब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी में परंपरावादी दृष्टिकोण बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। वो कबीर की जो उक्तियां हैं, कबीर की जो भाषा है, कबीर की जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, वो किससे प्रभावित मानते हैं? वो नाथों और सिद्धों से प्रभावित मानते हैं और कबीर इत्यादि संतों को वो इस नाथ सिद्ध परंपरा से जोड़कर देखते हैं। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले साहित्यकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। देखिए, जो भक्ति काल का प्रवर्तन कैसे हुआ, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जैसे आचार्य शुक्ल क्या है, इसको प्राजीत हिंदू जनता की मानसिक प्रवृत्ति मानते हैं, है ना, निराशावादी प्रवृत्ति से उत्पन्न भक्ति काल को मानते हैं। जैसे कि डॉक्टर ताराचंद है, वो अरबों की देन मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी जो है वो उससे कुछ ऐसा ही मानते हैं। किंतु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो कहते हैं कि यदि ये युद्ध इत्यादि ना हुए होते तो भी भारतीय चिंतन धारा का जो है वो ये स्वाभाविक विकास है, तो भी भक्ति काल को आना ही था। 16 आने सच है ये बात। मतलब इस तरह की बात करते हुए कौन दिखाई देते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, वो कहते हैं कि पराजित जो हिंदू जनता है उसकी मानसिक प्रवृत्ति का परिणाम नहीं है भक्ति काल का आगमन, बल्कि ये तो क्या है, एक स्वाभाविक और सहज चिंतन धारा है और स्वाभाविक विकास है, ये तो होना ही था। और फिर ये जो है वो ये कहते हैं कि यदि युद्धों से भक्ति काल उत्पन्न हुआ है तो वो सबसे पहले तो दक्षिण में होना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ होना चाहिए था? पश्चिम में। ठीक है, लेकिन वो तो दक्षिण में हुआ है जहां पर कोई ऐसा प्रभाव था ही नहीं। तो वो जो है वो खंडन करते हैं किसका? आचार्य शुक्ल के मत का। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं निबंधों में ही मिलती, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोध से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। मतलब कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बड़ी से बड़ी बात को मतलब इस प्रकार से कह जाते हैं कि हम उस बात को समझ भी जाते हैं, उनके भावों को भी समझ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी विद्वता से आक्रांत नहीं होते, यानी कि हमें जो है वो उसको पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई अनुभव नहीं होती है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। ठीक है, किस प्रकार की शैली से युक्त हैं? व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली, मतलब व्यक्तिकता जो है वो इन निबंधों में ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध जिसका नाम है क्या है? शिरीष के फूल। शिरीष के फूल है, शैली क्या है? ललित निबंध है। लेखक के संग्रह कहाँ से उद्धृत है? ये कल्पलता से है। ठीक है, इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है।
ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो जाती है। किसकी याद हो जाती है? गांधी जी की। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमलता सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में चला जाता है और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठ बनाता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरता है, उसका खोखलापन भी वो उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में से सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकतर लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्तों फलों द्वारा उन्हें थकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है। इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से ये एक है। देखिए आपका क्या है, शिरीष के फूल। मतलब इस शिरीष के फूल के अंदर जो कवि है वो एक फूल के माध्यम से दर्शाता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने जो लोग हैं, उन्हें क्या है अपनी या तो विचारों को बदल लेना चाहिए या फिर नई पीढ़ी के लिए उन्हें जगह छोड़ देनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा सा भाव जो है वो इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रकट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली कक्षा में और कल की कक्षा में हम इनके शिरीष के फूल निबंध पर हम बात करेंगे। तो जय हिंद, जय हिंद।